1971 से लेकर 2024 बाप बेटे ने पूरा का पूरा जकड़ के रखा है सीरिया को। सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा यमन साफ कर दिया। सुना आपने? कितने हजारों दर हजारों, मैं कह रहा हूं लाखों लोग मर गए ये पिछले 50 साल में बाप बेटे के चक्कर में। आपको हमें पता ही नहीं है, मतलब मोटा मोटा पता है कि सीरिया में कुछ चल रहा है। यहां पे लोग रहते थे यार, यहां पे बच्चे रहते थे, औरतें रहती थी, सब साफ कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सीरिया में फिर एक बार आग लग गई। ये आग कई सालों से लगी है दोस्तों। ये आग नई नहीं है, 24-25 सालों से लगातार, चाहे वो सिविल वॉर हो, चाहे रेबल फोर्सेस का अटैक हो, चाहे सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस का पुशबैक हो, ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। ये चीज इसलिए भी खत्म नहीं होने वाली क्योंकि यह अंदरूनी मामला है ही नहीं, इसमें कई सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। और आज के प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी वो ताकतें हैं जिनके फायदे में है और क्यों फायदे में है कि सीरिया में आग लगती रहे। दोस्तों, इसके पहले मैं मैप पे आपको समझाऊं और इसके प्लेयर्स कौन है समझाऊं, एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं। ये सीरिया में कलेश की जड़ है क्या? ये हुआ क्यों कलेश? इतने लोग मर रहे हैं। अच्छा, लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे, हमने खुद इसके बारे में बात नहीं करी क्योंकि इतनी आदत हो गई है कि सीरिया में आग लगी होगी, सीरिया में आग लगी होगी, कि यार इसके बारे में कोई बात नहीं करता। वी बिकम इन्योर्ड टू द सफरिंग इन सीरिया। देखिए, हम बात करते हैं 1971 की। 1971 में हाफिज अल असद ही टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट। 1971 यानी कि आज से 53-54 साल पहले ये हाफिज अल असद ये टेक ओवर करते हैं प्रेसिडेंट। और ये बाथ पार्टी जो है उसको भी टेक ओवर कर। एक ये बाथ पार्टी जो है ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है। आपको सद्दाम हुसैन भी बाथ पार्टी का था। ये बाथ पार्टी का उस एरिया में बड़ा बोलबाला है। ये एक सर्टेन आइडियोलॉजी है। किसी और दिन हम बाथ पार्टी को पकड़ेंगे और आपको समझाएंगे। लेकिन ये 1971 में शासन अपना कायम कर लेते हैं सीरिया के ऊपर और 10 जून 2000 को इनकी मौत हो जाती है। ही डाइज। काफी लंबा इनका कार्यकाल रहा है, लगभग 30 साल का, 29-30 साल का। इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत होती है तो नेशनल लेजिस्लेचर जो है, जो इनकी पार्लियामेंट है, वो इनके बेटे को राष्ट्रपति बनाने के चलते कानून चेंज कर देते हैं। ओवरनाइट कानून चेंज कर देते हैं। कानून यह था कि 40 साल से कम उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता सीरिया का। ये भाई थे 34 साल के। मैं बात कर रहा हूं बशार अल असद की। ये अपने फादर से टेक ओवर करते हैं एंड एज प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द बाथ पार्टी। ये देखिए, इन्होंने यहां पे टेक ओवर कर लिया। और साहब टेक ओवर ये कब करते हैं? ये करते हैं सन 2000 में। यह है 2024। पिछले 24 साल से ये अनब्रोकन रूल कर रहे हैं सीरिया के ऊपर। यानी कि 1971 से लेकर 2024 बाप बेटे ने पूरा का पूरा जकड़ के रखा है सीरिया को। इनके अपने प्रिजन्स हैं जिनमें जो भी मुंह खोलता है उसको पकड़ के डाल देते हैं। ये किसी को बोलने नहीं देते। मीडिया वहां पे नामात्र के बराबर है और जो भी है इनके कंट्रोल में है। इनकी सीक्रेट पुलिस है। वही जो डिक्टेटर के धंधे होते हैं वही धंधे इस आदमी के भी हैं। अब दोस्तों ऐसा है, 2011 में सीरिया में जो रिबेल्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो कह रहे थे कि नहीं यार एक बेहतर निजाम होना चाहिए, एक बेहतर एक सरकार हमारी होनी चाहिए जो थोड़ी सी रिप्रेजेंटेटिव हो, लोगों की बात सुने, वो लोग हो जाते हैं परेशान। और 2010 से वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। 2011 में सीरिया प्लंजेस इनटू सिविल वॉर। ये डेट्स आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम वापस आएंगे। सीरिया 2011 में गृह युद्ध के चपेट में आ जाता है। अब दोस्तों, इस मैप के जरिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और अब मैप आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहां पे। 2012 में जो रेबल फोर्सेस हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ एलेपो। अब ये देखिए, यहां पे जो सीरिया है ना, सीरिया का ये कैपिटल है ये दमस्कस, जिसको हिंदी उर्दू में दमश्क भी बोलते हैं ना, ये दमस्कस है। इसके अगर आप नॉर्थ चले जाएंगे तो ये है एलेपो। ईस्टर्न पार्ट ऑफ एलेपो, यानी कि इस एरिया को रेबल फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया और यहां पे अपनी साख जमा दी। इनके फाइटर्स घूमते थे रेबल फोर्सेस के। रेबल फोर्स एक नहीं है, वहां पे कई दर्जन भर हैं। और
आपस में रेबल फोर्सेस की लड़ाई भी होती है, ऐसी बात नहीं कि इनकी लड़ाई नहीं होती। ये आपस में भी खटपट करते हैं और साथ मिल जाते हैं, अटैक करते हैं सीरियन गवर्नमेंट को, फिर जब हटते हैं पीछे फिर खटपट इनकी होती है। एनीवे 2012 में रेबल फोर्सेस ने ईस्टर्न पार्ट ऑफ एलेपो को कैप्चर कर लिया। 2016 में सीरियन फोर्सेस ने रीटेक करा एलेपो, इसको रीटेक कर लिया सीरियन फोर्सेस ने, और रशिया ने मदद करी साहब। रशिया ने बॉम्बर अपने भेजे, अपने फाइटर भेजे और इतनी बमबारी करी, आपने सुना भी नहीं होगा। आपने सुना सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा यमन साफ कर दिया, सुना आपने? 3 लाख से ज्यादा बंदे मार दिए, आपको पता है? नहीं पता ना आपको? यही स्टोरी है दोस्तों, यही स्टोरी है। कितने हजारों दर हजारों, मैं कह रहा हूं लाखों लोग मर गए ये पिछले 50 साल में बाप बेटे के चक्कर में। आपको हमें पता ही नहीं है, मतलब मोटा मोटा पता है कि सीरिया में कुछ चल रहा है। कोई डफली वफली लेके, कोई झंडा लेकर नहीं आया। ये देखिए, अब 2016 में इतने बम मारे रशिया ने, इतने बम मारे कि जितने भी वो रेबल फोर्सेस वाले थे वो तितर बितर हो गए और फिर से एलेपो इनके पास आ गया। ये एलेपो है, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे ना प्लेयर्स हैं अलग अलग, जैसे ये यहां पे ऑब्वियसली ये सीरिया है, राइट? यहां पे इजराइल है, यहां पे जॉर्डन है, ये आपका तुर्की है, ये आपका इराक है, और इधर अगर आप देखें इस तरफ ईरान है, ऊपर आप देखेंगे रूस है। दूसरा मैप भी है मेरे पास, सिर्फ ये मैप नहीं है, दूसरा मैप में मैं आपको और डिटेल में जाके बताऊंगा कि स्टोरी क्या है। तो ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं। बशार जो है ना वो है शिया, और उसको ईरान सपोर्ट करता है और रूस सपोर्ट करता है। ही शिया, उसको हथियार देना, उसको तेल देना, और वहां पे रूस मिलिट्री सपोर्ट करता है उसको, राइट? आप ये देखेंगे किस तरीके से ये खंडर हो रखा है बिल्कुल यार, लड़ लड़ के। ये रिप्रेजेंटेशनल फोटोग्राफ्स हैं, जो मैंने शुरू भी करा था, वो बाप अपने लड़के को लेके जा रहा है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशनल फोटोग्राफ। मैं ये नहीं कह रहा कि फोटोग्राफ आज की है, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि है उसी लड़ाई की, ये उसी 50 साल के दौरान ये बिल्डिंग ये बिल्कुल, जिसको देखिए मलबा बना दिया। यहां पे लोग रहते थे यार, यहां पे बच्चे रहते थे, औरतें रहती थी, सब साफ कर दिया। मीडिया इसके बारे में बात नहीं करेगा। जब इजराइल का जहाज उड़ेगा तब यूएस की यूनिवर्सिटी कैंपसेस में फ्रॉम द रिवर टू द सी यह नाटक होगा, राइट? ये क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? ये अल जजीरा इतना कवर क्यों नहीं करता है? लोगों के मुंह से झाग क्यों नहीं निकलता? क्योंकि दोनों मारने वाले और मरने वाले मुसलमान हैं, इसमें यहूदी इन्वॉल्व नहीं है। अगर यहूदी इन्वॉल्व होता तो लोग हल्ला करते। जितना मारा है इजराइल ने फिलिस्तीनियों को, मैं कह रहा हूं मारा है, उन्होंने अटैक करा, इन्होंने जवाबी कार्रवाई करी, उससे 50 गुना ज्यादा ये लोग मरवा चुके हैं। चाहे आप इराक का नाम लो, चाहे आप ईरान का नाम लो, चाहे आप सीरिया का नाम लो, चाहे आप तुर्की का नाम लो, चाहे रूस के इंटरवेंशन का नाम लो, चाहे आप यमन का नाम लो, सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने मिलकर इतने मारे, एंड 99% ऑफ दोज डेथ्स आर मुस्लिम्स। जो विक्टिम्स हैं वो मुसलमान है, मुसलमानों ने ही मारा यहां पर, लेकिन उसके बारे में कोई कवर नहीं करता। एनीवे, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया दोस्तों। अब दोस्तों ये मैं दिखाना आपको चाहता हूं, ये हमने लिया है जेन्स डिफेंस वीकली से, और जेन्स डिफेंस वीकली है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, इनफैक्ट द मोस्ट रिस्पेक्टेड डिफेंस जर्नल इन द वर्ल्ड। जेन्स डिफेंस वीकली जिसको कहते हैं, इट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। हर एक फौजी के लिए, हर एक वेपन्स के बारे में जो जानना चाहता है, जियोपॉलिटिक्स के लिए जानना चाहता है, जेन्स डिफेंस वीकली इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ये जेन से हमने लिया है, एरियाज ऑफ कंट्रोल, सितंबर 2024 से 2 महीने पहले, 60 दिन पहले की बात है। यहां पे ये देखिए साहब, ये एलेपो, ये जो रेड वाले एरियाज हैं पूरे के पूरे टर्किश ट्रूप्स, रिबेल्स, क्योंकि इस साइड ऊपर टर्की है, राइट? ये कर्डिश फोर्सेस है। कुर्द आपको इराक में भी मिल जाएंगे, टर्की में मिल जाएंगे, और 3-4 देशों में फैले हुए हैं, राइट? यूएस बैक कर्डिश फोर्सेस, ये यूएस बैक रिबेल्स, टर्की बेस्ड ये वाले। तो ये आप देख रहे हैं कैसी खिचड़ी पक रखी है यहां पे। सबके अपने वहां पे प्यादे हैं। अमेरिका किसी को पैसे दे रहा है, तुर्की किसी को पैसे दे रहा है, यूएस लो बेटा तुम भी थोड़ा सा ले लो, ये सब इन लोगों ने कर रखा है। इसके बीच में छोटा सा इजराइल है जो लड़ रहा है, और इन सब से लड़ रहा है इजराइल अकेले। तो हम कहते हैं ना इजराइल की लड़ाई सिर्फ हमास से, हिजबुल्ला से है, वो वहां पे दूर है ईरान, 1000-1500 किलोमीटर दूर। नो, नहीं,
ये सारे के सारे नेबर हैं, आपको पता है। ये देखिए लेबनान है, लेबनान के तो नीचे इजराइल है, ये इधर तो है इजराइल नीचे, ये रहा लेबनान, ये रहा इजराइल। इसके पूरे इलाके में आग लगी रहती है और ये डायरेक्ट असर पड़ता है इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। अब ये जो बंदा आपको दिख रहा है, इसका नाम है अबू मोहम्मद अल, इसको जुलानी भी बोलते हैं, गुलानी भी बोलते हैं, मीडिया में 10 जगह इसके 10 नाम है, आप जुलानी मान के चलो, ठीक है जी। जिलानी, जुलानी, गोलानी, इसके नाम के कई सारे आइटरेशंस हैं। एनीवे, हयात तहरीर अल शम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह ऑर्गेनाइजेशन है, एक जमाने में यह अलकायदा की एफिलिएट हुआ करती थी। यह बहुत जरूरी है, हयात तहरीर अल शम्स, आप इसका नाम यहां पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको नीचे बताता हूं इसकी स्टोरी क्या है। यह मिलिटेंट ग्रुप है, लीडिंग ऑफेंसिव इन एलेप्पो, जो एलेप्पो में लड़ाई हो रही है उसको लीड कर रहा है, और यह डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस और यूएन ने बोथ इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है, बोला कि भैया ये टेररिस्ट है, ये इसका हेड है, ये गोलानी जिलानी है, ही इज द हेड ऑफ हयात तहरीर अल शाम, ठीक है जी। ये अबू मोहम्मद अल गोलानी यही बंदा है, इसने 2011 में इसको फाउंड करा था और अल कायदा का सीरियन ब्रांच थी। दिस वॉज द सीरियन ब्रांच ऑफ अल कायदा। अब अल कायदा डिसमेंटल हो गई, आपको पता है अमेरिका ने फिर वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, दुनिया भर में इन्होंने 9/11 के बाद जब इन्होंने खूब मार मारी, तो ये जो है ये डिसमेंटल हो गया मामला। इट वॉज एब्सोल्युटली डिसमेंटल्ड, ठीक है। डिसमेंटल होने के बाद इन्होंने क्या करा कि बॉम्बिंग ऑन वेस्टर्न फोर्सेस, इंपोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज, वही अलकायदा वाला ड्रामा इन लोगों ने शुरू करा। 2016 में अलकायदा से इन्होंने रिश्ते अपने तोड़ दिए। सही बात है, डूबते हुए जहाज को कोई पसंद नहीं करता, सब लोग कूद के तैर के किनारे पहुंचने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी यही करा, इन्होंने अलकायदा को छोड़ दिया और बोला कि गवर्नेंस और मिलिट्री एक्शन इन एरियाज इट कंट्रोल्स, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को क्रैकडाउन करा। ये कह रहे हैं कि हम ही गुंडे हैं, हमारे अलावा और कोई गुंडा नहीं होगा। क्रिश्चियंस को बोला है कि तुम अपना मास कर लो, तुम अपनी प्रेयर्स कर लो। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दे आर ट्राइंग टू रीपोजिशन देमसेल्व्स। समझ रहे हैं आप? ये जो है हयात तहरीर अल शाम, ये अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है कि नहीं, हम ईसाइयों को कोई बुरा नहीं मानते, हम मुसलमान हैं, कट्टर हैं, लेकिन हम उनको बुरा नहीं मानते। तो क्या हुआ अगर हम अलकायदा, यानी कि अगर ये ईसाइयों की बात करेंगे तो वेस्ट का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा इनका कैलकुलेशन है। लेकिन आज की तारीख में भी ये टेररिस्ट की लिस्ट में हैं, यूएस और यूएन की। लेकिन ये इनका गेम है कि भाई हम ईसाइयों को उनके हक देते हैं, हम ईसाइयों को नहीं मारते हैं, जो ईसाइयों को मारता है हम उनको मारते हैं, हम इनको डिफेंड करते हैं। क्योंकि इनका दिमाग वैसा है कि अगर हम ईसाइयों का कुछ फेवर करेंगे तो दूसरे ईसाई वो हमारा फेवर करेंगे। ये इनका गेम वहां पे चल रहा है। ये यहां पे 2022 तक भी इन्होंने यूएस फोर्सेस के साथ क्लैश करा हुआ है। ये इस ग्रुप, ये मैं क्यों इस ग्रुप के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि एलेपो पे अटैक करने वाला ये ग्रुप है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए यहां पे प्लेयर्स कौन कौन से, मैंने बोला था ना लोगों का गेम। इस स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि लोगों का गेम क्या है। ये देखिए, अब ये है बशार अल असद, ये यहां पे, राइट। इसको सपोर्ट करता है पुतिन और इसको सपोर्ट करता है खमेनी। ये दोनों बंदे हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहां पे है नीचे एर्दोगान। हो ये रहा है कि एर्दोगान रूस से बातें भी कर रहा है, एर्दोगान रूस से फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा है, और एर्दोगान हर जगह रूस के साथ बातचीत करने के बाद एर्दोगान रूस की पीठ पे खंजर भी उतारने की कोशिश कर रहा है। यही इसने एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ करा था। पाकिस्तानी एक जमाने में बड़े एक्साइट हो गए थे, और वो जो एक ड्रामा था उनका एर्दुगुल गाजी, वो देख देख के बच्चे पाकिस्तान में पागल हो गए थे और ड्रेस पहन रहे थे गाजी वाली, और छोटे छोटे प्लास्टिक की तलवारों के साथ बच्चे लड़ रहे थे, और स्कूल में बड़ा प्लेज, और इमरान खान ने ये बोला कि यही हमारी इस्लाम की हिस्ट्री है, जबकि वो एक ऐसी वो फेक नहीं, इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन ट्रू इवेंट्स, बट अदरवाइज इट वॉज हाईली फिक्शनलाइज, जिसको कहते हैं, वो था वो ड्रामा। इट वॉज अ टीवी सीरीज। तो बहुत एर्दुगुल गाजी को प्रमोट करा इस बंदे ने, ये जो नीचे एर्दोगान है। आज की तारीख में वही पाकिस्तानी इसको गाली देते हैं,
ठीक है, कि इसने धोखा दे दिया, धोखा, इसने धोखा नहीं दिया, तुम बेवकूफ थे। अब एनीवे, ये मैप है दोस्तों, ये देखिए यहां पे ना, ये जो सीरिया वाला एरिया है, इसमें कौन कौन प्रेशर डाल रहा है जरा खिलाड़ी देख लेते हैं। ऊपर असद है, असद आ गया यहां पे। अब देखिए साहब, सबसे पहले रूस, ये रूस का प्रेशर है, ठीक है, पुतिन। अब हम लेते हैं ईरान, ऑलराइट। तो साहब ये आपका तेहरान है, तेहरान का प्रेशर, ठीक है जी। अब हम लेते हैं तुर्की, ये तुर्की का प्रेशर। ये सारे के सारे लोग, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, लेकिन वो CIA फंडेड है, थोड़ा यहां किसी को कुछ दे दिया, कुछ दे दिया। मोटे ये 3-4 प्लेयर हैं, और सब लोग क्या चाहते हैं दोस्तों? सीरिया को कंट्रोल करना। अच्छा, अब ये कर क्यों रहे हैं? इसका भी तो ये बात है ना कि ये कर क्यों रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये पूरा जो एरिया है ना सीरिया का, ये इजराइल है, दिस इज इजराइल, ठीक है, दिस इज इजराइल। तो जॉर्डन में प्रॉफेट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, उनकी हुकूमत है। जॉर्डन इज रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल। जॉर्डन आप जा सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन बाकी ये पूरा का पूरा एरिया, इराक ये अनस्टेबल है, सीरिया ये अनस्टेबल है, लेबनान ये अनस्टेबल है, ठीक है जी। ईरान, आपको पता है ईरान में डिक्टेटरशिप है। ये सारा का सारा एरिया ये आग की लपट में आ चुका है, और एवरीबडी इज वाइंग फॉर कंट्रोल। सब लोग चाहते हैं कि हम इस एरिया को कंट्रोल करें, और इनके खिलाफ अकेला खड़ा हुआ है यहां पे इजराइल। इजराइल को ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये कहानी है, ये कहानी डेवलप हो रही है। अगर इस कहानी में और कुछ होता है तो फिर हम आएंगे कल और आपको फिर बताएंगे डिटेल में, अगर ओवरनाइट कुछ डेवलपमेंट होती है। लेकिन अब ये मान के चलिए कि ये जो इलाका है आपका, यहां पे सीरिया के बिल्कुल ऊपर एलेपो का इलाका, यहां पे फिर से एक बार लड़ाई हो गई। और जो पहले हुआ था 10 साल पहले कि हमने ये ले लिया, ये ले लिया, दोबारा 10, 15, 13 साल पहले जो हुआ था वही कार्रवाई फिर से एक बार शुरू हो रही है। रेबल फोर्सेस में फिर से जान आई है, और आप जानते हैं रेबल फोर्सेस को सपोर्ट करने वाला है एर्दोगान। एर्दोगान एंड सम अदर पावर्स आर सपोर्टिंग द रेबल फोर्सेस, और दोबारा रेबल फोर्सेस जा रही हैं। रशिया फिर से एक्टिव होगा इस इलाके में। आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं दोस्तों। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।